नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को रिलीज किया गया। नाउ इस पॉलिसी को अभी ड्राफ्ट स्टेजेस में ही रखा गया है। अभी इसको लेकर जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं एंड अभी कंसल्टेशंस का पहला चरण चल रहा है, राइट। ये कंसल्टेशन में जो फिलहाल फर्स्ट फेज है, इसमें कंसल्टेशन असल में पब्लिक के द्वारा करी जा रही है, यानी कि पब्लिक से कंसल्टेशन हो रही है कि अगर आपकी कोई राय है, आपको लगता है कि कोई बदलाव आप इसमें लाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन शुरुआत में हम बात करेंगे कि जो ये नई पॉलिसी रिलीज करी गई है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके हाईलाइट्स क्या हैं एंड क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें हैं जो कि अभी तक नहीं रखी गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। स्टडी आईक्यू ऐप पे फिलहाल चल रही है मंथ एंड सेल। यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसमें हमने पॉलिटी को एक Q&A फॉर्मेट में कवर किया है, राइट। अभी तक आप देख सकते हैं, अभी तक इंडिया ने कुल मिला के 4 पॉलिसीज हैं जो कि साइंस एंड टेक के साथ संबंध रखती हैं, जिनको कि रिलीज किया गया। सबसे पहली पॉलिसी जो हमारी रिलीज करी गई थी एंड दिस वाज प्राइमरीली इन लाइंस विद दी प्रिंसिपल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, बिल्डिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये 1958 में लॉन्च करी गई थी। सेकेंड पॉलिसी आई थी टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो 1983 में आया था। उसके बाद तीसरी पॉलिसी सन 2003 में आई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के नाम से। एंड जो लेटेस्ट पॉलिसी जिसके आधार पे हम आज भी फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज दी 2013 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2013। तो ये वाली पॉलिसी है जो कि फिलहाल लेटेस्ट चल रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया है एंड इज नाउ अवेलेबल फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द ड्राफ्ट पॉलिसी। तो क्या वजह थी कि अभी हमने 7 ईयर्स के अंदर एक नई पॉलिसी को लाने की बात करी है। देखिए, जो पहले की पॉलिसीज थी वो सारी की सारी टॉप ड्रिवन थी, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच चल रही थी, लेकिन अब कंप्लीट अप्रोच को चेंज करने की बात चलाई गई है। सबसे पहले तो ये माना जा रहा है कि हम आगे जाके चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, यानी कि विकेंद्रीकृत करना चाहते हैं। हम जनता से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं, वो हमें बताइए। हम एविडेंस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी बनाना चाहते हैं, वेरी सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग, कि जिस तरीके से नीति आयोग अपनी जो पॉलिसीज़ निकालता है वो भी एविडेंस इन्फॉर्म्ड होती है, जिसके आधार पे रिजल्ट्स बेटर आएँ। बॉटम अप यानी कि टॉप डाउन की जगह अब हमारा फोकस रहने वाला है बॉटम अप, या फिर हम कह सकते हैं ग्रास रूट्स अप्रोच भी इसको कहा जाता है। देन एक्सपर्ट्स ड्रिवन एंड इंक्लूसिव, एक समावेशी पॉलिसी है जिसकी तरफ हमारा ध्यान अब जा रहा है। इट एम्स टू बी डायनामिक विद अ रोबस्ट पॉलिसी गवर्नेंस मैकेनिज्म, जिसके अंदर पीरियोडिक रिव्यू होगा, इवैल्यूएशन होगी, फीडबैक होगा, अडेप्टेशन होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइमली एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि मान लीजिए आपने कोई नया काम आज किया और आपको लग रहा है कि ये वाला काम हमने सोचा था लेकिन उसके उस हिसाब से आउटकम सामने नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम उस चीज़ को यहाँ पे एग्जिट भी कर देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ पॉलिसी में लिखी हुई है तो उसको फॉलो करना ही करना है, उसको हम एग्जिट भी कर सकते हैं अगर उसका जो फीडबैक है या उसका जो इवैल्यूएशन है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। काफ़ी मॉडर्न तरीके से इस पॉलिसी को बनाने की कोशिश करी गई है, उसी आधार पर ये वाली पॉलिसी आपके सामने रखी गई है। नाउ आपको मैंने बताया कि पॉलिसी का जो पूरा प्रोसेस है, अभी हम ट्रैक 1 पे चल रहे हैं। कुल मिला के 4 ट्रैक है इसमें। जो पहले वाला ट्रैक है इसको अभी हम चल रहे हैं पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन में। वंस दिस इज कंप्लीटेड, इसके बाद हम ट्रैक 2 में आ जाएंगे, जिसमें कि थीमेटिक ग्रुप कंसल्टेशन होगा, फिर मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन होगा एंड फाइनली एपेक्स लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा, जो कि 4th एंड द फाइनल ट्रैक होगा। खैर, टॉकिंग अबाउट द विजन, देखिए विजन में वैसे तो पॉलिसी ने कुल मिला के 4 पॉइंट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 4 है। लेकिन कुल मिला के ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये असल में इसको अगर हम सम अप करना चाहें तो वी कैन सम इट अप
कि अभी जो भारत का लार्जर गोल है और ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में हमारा गोल यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा STI इकोसिस्टम भारत में खड़ा करना चाहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का, जिसके चलते हम आत्मनिर्भर बन सकें। विजन को अगर आप देखना चाहते भी हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भारत दुनिया की टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स का हिस्सा बने विद टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। उसके बाद हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जिसमें लोग सेंटर में हो, यानी कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब सेंटर में ना हो, लेकिन पीपल को हम सेंटर में रखना चाहते हैं। देन थर्ड नंबर पे वी वांट टू डबल द नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स। हम ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। एंड फाइनली हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ग्लोबल रिकग्निशन एंड अवार्ड्स हम चाहते हैं कि भारत को मिले आने वाले दशक के अंदर। सो ये ब्रॉड विजन है, लेकिन एज अ टोल्ड यू जो बड़ा विजन है वो असल में इसी चीज़ के अंतर्गत काम कर रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है उसको अटेन करना है। हाईलाइट्स की बात करें, देखिए काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उभर कर आती हैं, मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा नया पॉइंट है। हालांकि इट इज़ ओपन टू डिबेट राइट नाउ, कई सारे लोग हैं जो इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट काफ़ी नया पॉइंट है। इसमें क्या है, बल्क सब्सक्रिप्शंस एंड फ्री एक्सेस टू ऑल। आपने देखा होगा, स्पेशली जो लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, जो लोग PhD में हैं या फिर MTech कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि कई बार उनको कई सारे जर्नल्स को एक्सेस करना पड़ता है, कई सारे रिसर्च पेपर्स को एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें लॉक्ड होती हैं। अगर आपको उनको अनलॉक करना है तो काफ़ी भारी रकम आपको पे करनी पड़ती है। इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम आगे जाने वाले टाइम में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक मॉडल ला सकते हैं। ये वाला जो मॉडल है, बेसिकली एवरी इंडियन सिटीजन, इसके पास एक सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट मैकेनिज्म ऑफर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको 1 से लेके 10 जर्नल्स हैं जिनको एक्सेस करना है, लेकिन जो कलेक्टिव कॉस्ट है सबकी एक्सेस करने की, लेटस से वो 10,000 है, तो गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी कि एक सिंगल पोर्टल बनाएगी जिसके थ्रू आप सभी को एक्सेस कर पाएंगे और आपको 10,000 की जगह में भी शायद 5,000 या 6,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। सो अगर आपने एक जगह पेमेंट कर दी है तो आप मोटा मोटा सभी तरह के जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह का मॉडल लाए जाने की बात की जा रही है। दिस इज समथिंग जिसके चलते हम जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका एक्सेस हर एक रिसर्चर को, हर एक जो इंसान PhD परस्यू कर रहा है, जो इंसान पोस्ट डॉक परस्यू कर रहा है, उनके लिए चीज़ों को आसान बना सकते हैं। सेकंड, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अब वुमेन और जो LGBTQ कम्युनिटी है, इनको भी साइंस और एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि सबसे पहले तो मैंडेटरी पोजीशंस होंगी फॉर दीज ग्रुप्स जो कि नॉर्मली एक्सक्लूड किए जाते हैं। 30% का रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ वुमेन इन सिलेक्शन एवेल्युएशन कमिटीज़। उसके बाद इनकी एकेडमिक एज को कंसिडर किया जाएगा। नॉर्मली वुमेन के केस में क्या होता है कि क्योंकि उनको लीव लेनी पड़ती है, कभी मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है, कभी कुछ हाउस होल्ड वर्क की वजह से उनको लंबी लीव लेनी पड़ती है, तो उनकी बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल एज को कंसिडर करने की बजाय उनकी एकेडमिक एज को कंसिडर किया जाएगा, सो दैट वुमेन और मेन के बीच में पैरिटी भी रखी जा सके। एंड ऑल्सो ऑफिस ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन बनाए जाने की बात की जा रही है, सो दैट इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि वाकई में जो ये यहाँ पे 30% का लेवल रखा गया है, क्या ये वाकई में मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंडेटरी पोजीशन बनाई गई हैं, क्या ये वाकई में उनको दी जा भी रही हैं, नहीं दी जा रही हैं। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ये वाला ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन, जिसको बनाए जाने की बात रखी गई है। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ काफ़ी अलग हैं इस पॉलिसी में, जो अभी तक हमने पिछली किसी पॉलिसी में नहीं देखी हैं। स्पेशली इस पॉलिसी में इन्होंने कोविड-19 से जो हमने सीख ली है उसको भी इंक्लूड करने की बात करी है, और इसी के चलते शायद पॉलिसी कुछ समय पहले आ चुकी है। वैसे एक्सपेक्टेड था कि पॉलिसी शायद 1 या 2 साल के बाद आए, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 चीज़ें बदल गई हैं। सरकार ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जिस तरीके से विज्ञान हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसा और कोई चीज़ नहीं है। सो कितनी प्रॉब्लम्स सोसाइटी की विच आर देयर इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, एनर्जी एंड वाटर, और ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं साइंस ही है जो इनको सॉल्व कर सकती है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द फैक्ट कि साइंस ही थी जिसकी वजह से भारत इतने कम समय में इतनी सारी PPE किट्स को बना पाया, इतनी सारी डायग्नोस्टिक किट्स को बना पाया, इतनी सारी वैक्सीन्स को बना पाया। So that is why they are pressing a lot of pressure on science. They are also hoping कि अगर हम साइंस पे फोकस करते हैं तो आगे जाके हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये तो थे कुछ हाइलाइट्स, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ये चीज़ पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आ चुकी है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे पॉलिसी एनालिस्ट हैं जो कि
इसके इश्यूज को सामने ला रहे हैं। एंड उनके अनुसार जो 2013 वाली पॉलिसी थी उसने भी यही सब बातें करी थी और 2020 वाली पॉलिसी भी यही सब बातें कर रही है, लेकिन उनका ये मानना है कि जब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप इसमें सही रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। 2013 की जो पॉलिसी थी उसने कहा था कि हम R&D इन्वेस्टमेंट को 2% ऑफ GDP करेंगे साइंस के क्षेत्र में, लेकिन आज की डेट में भी ये जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है ये 0.5 से लेकर 0.6% के बीच में ही रुका हुआ है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। इस चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पे चिंता जताई है। सेकेंड थिंग दे हैव सेड कि पॉलिसी एक तरफ बोलती है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि हम टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में आपने इतने सारे अथॉरिटीज़, इतने सारे नए ऑब्जर्वेटरीज, इतने सारे नए सेंटर्स को बनाने की बात चलाई है। जब ये नए नए सेंटर्स बनेंगे तो बेसिकली प्रशासन का जो रोल है वो और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये और मोटी होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये लाल फीताशाही में योगदान बढ़ा सकती है, तो रेड टेपिज्म इसकी वजह से बढ़ सकता है। सो ये दो चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो कि लग रहा है एक्सपर्ट्स को कि जिसकी वजह से शायद पॉलिसी का जो इंटेंशन है वो उसको अचीव ना कर पाए। खैर, ये अभी देखना बाकी है कि एग्जैक्टली पॉलिसी का जो फाइनल जब पेश करी जाएगी तो किस तरीके से पेश करी जाएगी। एज अ टोल्ड यू, अभी ये ड्राफ्ट है और पहले चरण में चल रही है, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन है। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी राय देने के लिए तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ईमेल ID है india-stip.gov.in। इस पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं 31 जनवरी तक, और यदि आपके सुझाव गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं तो उनको इंक्लूड भी किया जाएगा। राइट, सो इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।